बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेरी इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि सर आपके डिस्कशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यही चीज़ पर्पज़ होती है कि बच्चों को आगे जो है वो फैसिलिटेट कर सकें और उसी की बुनियाद के ऊपर आप उनके साथ क्वेश्चन शेयर किए और मैं कहता रहा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इवन बिलीव मी 30 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हुए हमें दिखाई दे रहे होते हैं। तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रही हैं किसी भी बुक के पास पेपर एनालिसिस को लाजमी करके जाएं ताकि आप लोग वहाँ से अच्छे तरीके से जो है वो अपना पेपर स्कोर कर सकें अच्छे तरीके से। एनी हाउ 26 मॉर्निंग के मुझे 3 बच्चों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं। एक बच्चे ने इवनिंग के सेंड किए हैं, 2 ने मॉर्निंग में। तो मैंने उनको कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर इकट्ठा किया है। इसकी 2 वीडियोस बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, एक अभी और एक मैं कॉलेज से पढ़ा के आपके पास बना दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्लासीफाई किन कैटेगरीज के अंदर करते हैं? बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड 2 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला ये होता है वो हमारे पास ये होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ एच कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी आर ग्रुप जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। अब ये जो आर ग्रुप है ये हमारे पास सिंपल अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड चेन होगी। तो इन तमाम को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास एलिफेटिक की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और अगर यही आर ग्रुप आपके पास यहाँ पे कोई बेंजीन लगी हो या कोई भी दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। सो द कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बोथ आ जाएगा। आगे एलिफेटिक की भी 2 कैटेगरीज होती हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरह से एरोमेटिक की भी 2 कैटेगरीज होती हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि ग्रिग्नार्ड एजेंट्स रिएक्ट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू गिव अल्केन। बच्चे ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ग्रिग्नार्ड एजेंट में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट का आप लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट का आप लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट का आप लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तीनों के नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है? अल्केन ही हुआ करती है। अगर आप लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनने वाली प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनने वाली प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल होगी। ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करवा दें तो बनने वाली प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल होगी। ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन आप लोग एसीटोन के साथ करवा दें तो बनने वाली प्रोडक्ट टर्शियल अल्कोहल होगी। और अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट का ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो आपके पास वहाँ पे बी प्राइमरी अल्कोहल ही बेसिकली जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये हमारे पास जेनेरिक रिएक्शन जो हमारी बुक में ग्रिग्नार्ड एजेंट के रिगार्डिंग लिखे हुए हैं। एनी हाउ ग्रिग्नार्ड एजेंट यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं अल्केन अगर तीनों चीजों के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 प्रोपानोल रिएक्शन विद आयोडीन अकर्स। बेसिकली ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चे ने थोड़ी सी गलत लिख दी है। हम लोग जब 1 प्रोपानोल का रिएक्शन करवाते हैं विद आयोडीन ऑन हीटिंग इमीडिएटली 5 to 10 मिनट्स, ये आप लोगों ने ल्यूकास टेस्ट के अंदर ही तो ये टर्म पढ़ी हुई है। और अभी ये मैंने कल के डिस्कशन के अंदर भी एमसीक्यूज आप लोगों को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करवाया है कि जो ल्यूकास टेस्ट होता है वो यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल्स। जो हमारे पास टर्शियल अल्कोहल्स होती हैं वो फौरी तौर पे इमीडिएटली हमारे पास जो है वो ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बना देती हैं जब हम लोग अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास 1 प्रोपानोल या कोई भी अल्कोहल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर मैं प्रोपानोल का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिखता हूँ तो ये हमारे पास जो है वो प्रोपानोल का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब बच्चे OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम लोग बोलेंगे हमारे पास कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल्स होती हैं मैं आगे लिख देता हूँ कि कौन कौन सी। जो टर्शियल अल्कोहल्स होती हैं वो इमीडिएटली रिएक्शन शुरू करती हैं। जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बना देती हैं। और जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ऑन हीट करते रहें तो हमारे पास जो है वो एक ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पे अगर आपने 1 प्रोपानोल का रिएक्शन करवाना होता है तो हमारे पास ऑन हीटिंग जो है वो प्रोडक्ट हासिल हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे बच्चे, अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन हैबर्स प्रोसेसेस। बच्चे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
चैप्टर नंबर 8 पीटीपी की बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है। अगर आप पीटीपी से बिलोंग नहीं करते तो फिर आप लोग फेडरल के हैं, आप लोग सिंध से हैं, केपीके से हैं और आपकी बुक में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चे वैसे याद रखें कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है ना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर से मुराद ये होता है कि हमारे पास ये रिएक्शन है कि हमने N2+3H2 के आपस में रिएक्शन करवाना होता है, तो हमारे पास जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये हमारे पास N2+3H2 इन्होंने कंबाइन करके बना दिया 2NH3 इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर हमारे पास अमोनिया भी मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी। इसमें जो अमोनिया होती है ना वो हमारे पास 35% मौजूद होती है, जबकि 65% के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट होती हैं। यही बात उसने यहाँ पे पूछी थी कि अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इन हैपर्स प्रोसेस कितनी होती है बाय वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो बच्चे को हमारे पास 35% जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। इसके अलावा यहाँ से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप लोगों से ये पूछे जाते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो सकता है, तो वो हमारे पास -33.4 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिल रहा होता है। उसके अलावा कितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन इंडस्ट्रियली हम लोग करते हैं। आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल बायोलॉजी के अंदर पढ़े हुए हैं, हम लोग इसको इंडस्ट्रियली भी करते हैं, बायोलॉजिकली भी करते हैं। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियली होती है वो हमारे पास 13% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रीज के थ्रू की जाती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होती है अराउंड द वर्ल्ड। तो बच्चे को 110 मिलियन टन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। मैं यहाँ पे सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा कितने परसेंट अमोनिया हम लोग फर्टिलाइजर फॉर्मेशन के अंदर यूज करते हैं, तो बच्चे याद रखते हैं कि 80% ऑफ दी अमोनिया जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑफ फिनिश क्वेश्चन है वो हमारे पास 35% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पूछा क्या कि हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स ब्रांच्ड या कंबाइंड टू फॉर्म ब्रांच पॉलीमर, इंटरक्रॉस, बोथ या नन। बच्चे जब लीनियर पॉलीमर्स ब्रांच करते हैं, अब यहाँ पे देखें कि लीनियर पॉलीमर्स ब्रांच टू फॉर्म, तो जब लीनियर पॉलीमर्स ब्रांच हो जाते हैं मतलब अगर होता है कि लीनियर पॉलीमर्स कंबाइंड, पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमारे पास मोनोमर्स आना चाहिए कि मोनोमर्स आपस में कंबाइन करें तो ही तो हमारे पास पॉलीमर बनेगा ना। तो कहता है कि जो हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स हैं या फिर लीनियर मोनोमर्स होते हैं वो ब्रांच कर लें, या फिर आपके पास ये लीनियर पॉलीमर है, सपोज करें कि आपके पास एक लीनियर पॉलीमर है, इसको हम लोग ब्रांच फॉर्म के अंदर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास ब्रांच पॉलीमर कहलाएगा। इंटरलिंक पॉलीमर बच्चे कौन से होते हैं, इंटरलिंक के बारे में आप यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ब्रांच आएगा। मैं इंटरलिंक का आपको कंसेप्ट दे देता हूँ कि आपके पास इस तरह से लीनियर पॉलीमर मौजूद होंगे, फिर 2 से 3 की, अब ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब सपोज मैं इसको फर्स्ट कह देता हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड। फर्स्ट सेकंड के साथ बॉन्ड बना रही हो, सेकंड थर्ड के साथ बॉन्ड बना रही हो, सेकंड फिर वन के साथ, थर्ड फिर सेकंड के साथ, तो इस तरह से हमारे पास क्रॉस लिंक की कैटेगरी में आते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे पूछा गया कि शेप ऑफ टिन बिफोर ट्रांजिशन टेम्परेचर इज। तो बच्चे टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा जा चुका है, वो 13.2 होता है और इस टेम्परेचर के ऊपर ये दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, नंबर 1 क्यूबिक एंड नंबर 2 टेट्रागोनल। आपसे किसी भी चीज का पूछ लिया जाए बिफोर ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये जो हमारे पास स्टेट होती है ना ये क्यूबिक वाली, मतलब जो ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले वाली ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जब ट्रांजिशन टेम्परेचर आ जाता है तो साथ में टेट्रागोनल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करना भी हमारे पास जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो ये वाली बातें जो है वो आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि शेप ऑफ सल्फर क्या होती है बिफोर ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो हमारे पास रोम्बिक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया लिथियम फॉर्म्स डैश ऑक्साइड। लिथियम हमारे पास जो है वो कौन से ऑक्साइड बना रहे होते हैं बच्चे, एक तो आप लोगों से एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक की कैटेगरी के बेस के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास लिथियम क्योंकि एक मेटल होती है और मेटल जितने भी ऑक्साइड बनाती है वो हमारे पास कौन से होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास लिथियम की जब आप लोग पेक्यूलर बिहेवियर पढ़ते हैं या फिर आप लोग बेसिक ऑक्साइड्स का ट्रेंड पढ़ते हैं, तो लिथियम हमारे पास वो वाहद अल्कली मेटल होती है जिससे बनने वाले जो हमारे पास जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो लिथियम जो है वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बना देते हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं वो पर ऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड बना रहे होते हैं। तो आप लोगों को उस हिसाब से भी मैं आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ कि मतलब कौन सी चीज़ें जो है वो क्या बना रही होती हैं। हमारे पास जो लिथियम के ऑक्साइड्स बनते हैं वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड हमें देखने को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग दूसरे ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो सोडियम वगैरह जो है ये हमारे पास पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सोडियम।
इसके अलावा पोटाशियम, रुबिडियम और जो हमारे पास सीजियम है, ये तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड में वो बना रहे होते हैं। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, लिथियम से नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। हमारे पास पर ऑक्साइड किस चीज़ से बनता है, वो सोडियम से बनता है। इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास रुबिडियम आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है और सीजियम आ जाता है। ये तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड जब हमारे पास बना रहे होते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि बच्चे द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। बच्चे किस बेस के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब मुझे इस चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं लगती, लेकिन जहाँ तक मैं इसे आइडेंटिफाई कर पाया ना, उसी बेस के ऊपर आपको इसका आंसर कर देता हूँ। बच्चे आयोडीन क्या है, ये हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड है। मोलेकुलर सॉलिड के बारे में हमने 12 ये चीज़ पढ़ ली कि इनकी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। बच्चे जो Li2O है, ये हमारे पास क्या होता है, Li2 हमारे पास एक वाइट सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ये हमारी बुक में पीटीबी चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है। Li2O की वैसे भी आपको नीचे पता नहीं चाहिए कि हमारे पास क्या होती है, ये वाइट सॉलिड होता है। जबकि वाटर हमें पता है ये लिक्विड फॉर्म में, अगर सपोज कर लें समझने के लिए कि वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो बच्चे पीछे I2 मोलेकुलर सॉलिड, Li2 जो है वो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड के फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो कोवलेंट सॉलिड का जो हमारे पास डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होती है। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो Li2 आएगा, लेकिन मुझे किसी तरह से इस क्वेश्चन की सेंस नहीं आ रही। लेकिन अगर आपने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा हुआ है तो लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं। जब आप लोग मेरी डिस्कशन सुनते हैं तो साथ में कमेंट सेक्शन भी लिख दिया करें, क्योंकि मेरे से भी एरर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। हम लोग लर्निंग फेज के अंदर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो बेहतरी की तरफ हम लोग जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 9 था कि बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ। तो अगेन वही काम है कि नई नवेली दुल्हन का शोहर के साथ रिश्ता, वही रिश्ता हमारे पास बेकलाइट साहब का हमारे पास एग्जामिनर साहब के साथ है कि बेकलाइट बनता कैसे कैसे है। बच्चे जब हमारे पास दो चीज़ें कंबाइन करती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल, तो बेकलाइट बनता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आई थिंक सो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन एनएमडी कैट 2021 के अंदर होने वाला बेकलाइट है, जो कि पीएमसी कहती थी कि क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होने। तो यहाँ से उनका झूठ भी सामने आ जाता है। एनी हाउ फिनोल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चे फिनोल यहाँ पे एक्ट करती है एज एन एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्ट करती है एज एन बेस। और हमें पता है जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो एक आपके पास जो है वो साल्ट बनता है, दूसरा हमारे पास वाटर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें साल्ट देखने को मिलता है। और अगर इसी फिनोल का हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं CH3COOCl के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट है तब हमें ईस्टर देखने को मिलना था। एसिड यहाँ पे कब आंसर बन सकता था कि व्हेन फिनोल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स, फिनोल एक्ट एज, फिनोल यहाँ पे जो है वो बच्चे एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो साल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन सेकेंडियल अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू। तो बच्चे यहाँ पे उसने कार्बन का नहीं बल्कि हैलोजन का पूछा था कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के अंदर हैलोजन एटम जो है वो अटैच किस चीज़ के साथ होता है। वो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन एटम इस तरह से हमारे पास आना चाहिए। तो बच्चे हैलोजन तो किसी एक ही कार्बन के साथ अटैच होगा ना, तो इससे तो हम लोग नहीं राइट ऑप्शन मार्क कर सकते। यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन एटम होता है वो प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन जो आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच होगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो जो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, मीन टू से वो आगे डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। मैंने ये पूरी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्शरी कौन से होते हैं, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स खोलेंगे तो उसकी दूसरी वीडियो ही मैंने इन चीज़ों के ऊपर बनाई हुई है कि प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, की तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। एनी हाउ यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के अंदर हमारे पास जो हैलोजन एटम होता है वो अटैच होता है किस चीज़ के साथ, सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें बीटा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, पूछा गया कि रिवर्स रिएक्शंस आर ये स्पॉन्टेनियस होते हैं या बच्चे हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो बच्चे जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, ये लिमिटिंग केस होता है, बॉर्डर लाइन केस भी नहीं है, यहाँ पे लिमिटिंग केस आएगा। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, बल्कि आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो लिमिटिंग केस होता है। बच्चे ने कहा कि सर ये बुक की लाइन उठाई गई है, तो बुक की लाइन ही है कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास लिमिटिंग केस होते हैं बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है हमें 4 ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कहता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलुमिना कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन इट।
उसको बर्न करना जो है वो हमारे लिए आसान नहीं होता, हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। राइट ऑप्शन अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के विच गैस ओबे गैस लास्ट। तो बच्चे हमारे पास डेफिनेशन ही है कि वो गैस जो ओबे करे बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगाड्रो ला, ग्राहम ला ऑफ डिफ्यूजन, गैलिलियो ला, इन तमाम लॉज को फॉलो करे एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आइडियल गैस का नाम बोलते हैं। जबकि रियल गैस किस चीज़ को बोला जाता है? वो हमारे पास नॉन आइडियल गैस को बोला जाता है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है कि आइडियल गैस की ही डेफिनेशन पूछी गई थी, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो अल्फा ऑप्शन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास के कॉपर जो है वो एक मेटेलिक एलिमेंट होता है, सो इट इज। तो इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेटेलिक कंपाउंड से मिलती जुलती है? अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग। तो बच्चे इसको डक्टिलिटी बोला जाता है और मेलेबिलिटी, ये दोनों की दोनों टर्म्स हैं वो हमारे पास मेटेलिक एलिमेंट के साथ ही रिलेट करती हैं। तो यही बेसिकली हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बीटा के अंदर कहा गया कि इसके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बच्चे इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम लो टू वेरी हाई। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट लो कहना ये बात ठीक नहीं होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें मेटेलिक ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसने पोर पोर का वर्ड इस्तेमाल किया, तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकती। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज 2, 3, 4 और 6। अगर तो यहाँ पे ऑप्शन में होता 5 और 5 ऑप्शन में नहीं देखने को मिला, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मैंने प्रीवियस डिस्कशन के अंदर ये बात भी क्लियर की थी कि बच्चे हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 5 का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप लोग 2 को मार्क करेंगे, क्योंकि जो क्यूब के स्ट्रक्चर हैं वही बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम लोग हायर लेवल के ऊपर जाकर ये चीज पढ़ते हैं, हमारे एफएससी के लेवल के मुताबिक 5 इंच के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा भी चुका है जिसमें आप लोगों के पास 5 का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, फिर आपने एक को सिलेक्ट करना है तो फिर आप 2 को सिलेक्ट करेंगे। रीजन उसके ये है कि हमारे पास जो दीवार के रिमेनिंग 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें एक बॉन्ड जो होता है वो बहुत लेंथी होता है, बाकी 2 जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो वो वाले जो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबिलिटी की वजह से हम लोग उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर काउंट नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें 2 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, कहता है कि Sc+3 गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। बच्चे सेकेंड्रियम एटॉमिक नंबर 21 होता है। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आर्गोन 18, उसके बाद 4s2 और 3d1 होता है। उसने कहा कि आपके पास +3 का मतलब आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। याद रखिएगा सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं वो एस से, उसके बाद डी से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए। और मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि जब डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या फिर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो हमारे पास कलरलेस होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे डी के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं तो डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कलरलेस हमें देखने को मिल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं बच्चे के, हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो बच्चे याद रखने हैं मोलेकुलर सॉलिड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगेन ये फिजिकल जो हमारे पास प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं बुक्स के अंदर उसी में से आया। अगर मैं आप लोगों को 2 ट्रेंड यहाँ पे बता दूँ तो आप लोग लाजमी तौर पर खुश हो जाएंगे कि सर आप हमें ट्रेंड ही बता दें कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होता है। हाई पूछा जा सकते हैं, इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है। तो बच्चे याद रखने हैं सबसे पहले हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स आ जाती हैं, नंबर 2 पे हमारे पास आयनिक सॉलिड्स आ जाती हैं, नंबर 3 पे हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स आ जाती हैं और नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो मोलेकुलर सॉलिड्स आ जाते हैं। ये 2 चीज़ों का ट्रेंड मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, नंबर 1 हार्डनेस का और नंबर 2 इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास कोवलेंट के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी इसी बॉन्ड का होना चाहिए। बच्चे 2 चीज़ें हैं, सॉलिड और बॉन्ड। जब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछा जाएगा तो वो आयनिक होगा, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस देखने को मिलते हैं। और अगर आपसे इनकी हार्डनेस पूछी जाती है तो वो कोवलेंट सॉलिड्स की होती है। रीजन उसकी जॉइंट स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें देखने को मिल रही होती है। तो ये अलग अलग बातें हैं, आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि शुगर हैज डैश स्ट्रक्चर। तो बच्चे मैंने टेबल आप लोगों के साथ वो बना के शेयर किया हुआ है सीटर अहमद वाला। फिर मैंने आपको कहा था कि पर्टिकुलर आप लोगों ने एग्जांपल जो है वो देख लेंगे हैं। तो बच्चे हमारे पास जो शुगर है ये किस एग्जांपल के अंदर आ जाता है? हमारे पास मोनोक्लिनिक एग्जांपल के अंदर जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। अब यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली शुगर की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास मोनोक्लिनिक होती है, तो इसके अंदर मोनोक्लिनिक ऑप्शन होनी चाहिए। अब अगर तो बच्चे से मिस्टेक हुई है, मतलब उन्होंने लिख के नहीं थी, तो वो अलग है, या फिर पीएमसी के अंदर कोई मिस्टेक है, लेकिन शुगर की जो शेप होती है वो हमें मोनोक्लिनिक ही जो है वो देखने को मिल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 21 के विच सॉलिड इज हार्डेस्ट।
ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया 10 कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट जो है वो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कोवलेंट, उसके बाद आयनिक, उसके बाद मेटालिक और सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो मोलेकुलर सॉलिड देखने को मिल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस। बच्चे जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो उसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट एल्डिहाइड होती है। जब सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो उसके नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास कीटोन हमें देखने को मिल रही होती है। तो इसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कहता है कि हमारे पास इफ द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज हाई, जब कोलिजन्स तेज होंगी ना, मतलब ज्यादा होंगी, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कोलिजन्स करके वो प्रोडक्ट बना दें। जब हाई कोलिजन्स हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि दे रिएक्ट इन लेस टाइम। बच्चे नो रिएक्शन अक्सर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोलिजन्स होती हैं तो इफेक्टिव कोलिजन वहाँ पे होंगी ही होंगी, प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। फिर कहता है दे रिएक्ट इन लेस टाइम, तो वो लेस टाइम के अंदर ही रिएक्ट करेंगे। जब वो तेजी के साथ आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं तो जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएंगे। चार्ली में लिखा है दे रिएक्ट इन लार्ज टाइम, तो ज़्यादा टाइम उन्हें नहीं लगेगा, वो थोड़े ही टाइम के अंदर जो है वो प्रोडक्ट बना देते हैं। फिर कहते हैं 23 के अंदर कि ट्रांजिशन टेम्परेचर शो कलर बिकॉज ऑफ। तो बच्चे इसके अंदर हमारे पास डी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके डी डी ट्रांजिशन भी रीजन हो सकती है, इसकी कॉम्प्लेक्स आयन वाली भी रीजन हो सकती है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मौजूद हो तो आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट देयर वेलोसिटीज। नहीं, यहाँ पे बच्चे ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनेगा। ये आ सकता है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विद ईच अदर, या फिर व्हेन मॉलिक्यूल्स मेक अ बॉन्ड विद ईच अदर, तो वो क्या होते हैं, तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ये इस सेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। वेलोसिटी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों ने वेलोसिटी को पढ़ा ही नहीं, तो बच्चे वेलोसिटी स्पीड को ही बोलते हैं। स्पीड के बेस के ऊपर तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं, मॉडरेट, फास्ट और हमारे पास स्लो रिएक्शंस। एनी हाउ जब यहाँ पे देखें कि व्हेन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, जब मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। अब यहाँ पे इंग्लिश देख लें कि जब मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट किया है तो उनकी वेलोसिटीज, उनकी स्पीड क्या होती है, तो स्लो डाउन हो जाती है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी ठीक ही है, मैं पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा था। एनी हाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हमारे पास स्लो डाउन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन इज। तो बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है, आप लोगों ने बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा फर्स्ट ईयर, और इसके अलावा आप लोगों ने पीटीपी केमिस्ट्री चैप्टर 11 के अंदर भी ये बात पढ़ी है। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हैसेस लॉ डिपेंड्स अपॉन। पाथ ऑफ एनर्जी चेंज के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं है, आप लोग जिस मर्जी रास्ते की तरफ से रिएक्शन प्रोसीड करवा लें, आप लोगों के पास रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ एनर्जी चेंज है वो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 के हैसेस लॉ डील्स विद। हैसेस लॉ किस चीज के साथ डील करता है, बच्चे की हीट चेंज के साथ डील करते हैं कि ओवरऑल जो हीट चेंज या फिर एनर्जी चेंज एक प्रोसेस के अंदर हमें देखने को मिलती है वो हमारे पास जीरो के बराबर हमें देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हीट चेंज आ जाएगा, मोड्स चेंज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर उन्होंने कहा है कि एमसीक्यूज रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह जो थे वो पूछे गए थे, या फिर विच कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। तो ये मैंने ऑलरेडी चीज़ आप लोगों को बता दी है। ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे अल्केन, अल्काइल हैलाइड, फैटी एसिड एस्टर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो बच्चे जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती नेचर के अंदर वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। ये सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, हम लोग उनको अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ 26 सितंबर। इंशाल्लाह जो सेकंड वीडियो है मैं कॉलेज से आते ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।